हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2021 के फिजिक्स के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशंस। इन प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 10। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट how the mean momentum how the mean momentum of a nucleus varies with mass number। ठीक है, जो मोमेंटम होता है किसी भी न्यूक्लियस का मास नंबर के साथ कैसे वेरी करता है, ये हमको इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम जानते क्या हैं, देखो इसमें हम जानते क्या हैं, जनरली हम इसमें दो कॉन्सेप्ट को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो क्या है, वी नो दैट, ठीक, साइज ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जो रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस इज डिपेंड्स ऑन मास नंबर एज, ये रेडियस जो होती है मास नंबर के साथ आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 ऐसे वेरी करती है। सबसे फर्स्ट तो हमको ये पता चल गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। तो हम यूज करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, वी कैन नॉट फाइंड आउट द पोजिशन एंड मोमेंटम, ठीक है, ऑफ ए पार्टिकल साइमल्टेनियसली इनसाइड द वेव पैकेट। ठीक, तो दैट मीन्स क्या हुआ, डेल्टा एक्स ही क्या हुआ, डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है h/4 पाई के। ठीक है, ये क्या होता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और यहाँ से मुझको क्या निकालना है, डेल्टा पी निकालना है, मीन या एवरेज। डेल्टा पी क्या होगा हमारे पास, ये ग्रेटर देन होगा ये h/4 डेल्टा एक्स इंटू 4 पाई। तो जनरली हमको न्यूमेरिकल वैल्यूज अब देखते हैं हम। यहाँ से हमको ये पता चल रहा है 4 पाई कांस्टेंट हो गया, एच कांस्टेंट, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। ठीक, तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि जो मोमेंटम है वो क्या कर रहा है, पोजीशन के साथ कैसे वेरी कर रहा है। ये हमारे पास ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, डेल्टा पी इक्वल टू ये इसको हम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 देखो, आर क्या है, आर को हम ऐसा ले सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ले सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ से डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/a की पावर 1/3। ठीक है, 1/a की पावर 1/3, क्योंकि आर रेडियस भी तो क्या हुआ, अनसर्टेनिटी हुआ एक तरीके से। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि जो डेल्टा पी है वो क्या होगा, ए की पावर -1/3 के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। जो मास नंबर है उसकी पावर -1/3 के प्रोपोर्शनलिटी आ रहा है इसको सॉल्व करके। ठीक है, जो कि कहाँ, ऑप्शन नंबर 1 में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस है, 5 स्टार क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है, वी नो दैट आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन इक्वल टू m0c², वेयर m0 इज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ऑन पुटिंग द वैल्यूज, मास, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक हो गया, केजी। और c इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर हमारे पास इसमें जो हमारे पास आंसर आता है, ये आएगा हमारे पास 8.19 इंटू 10⁻⁻19, ये आएगा जूल। किस में आएगा, ये आएगा आंसर जूल में आया। किस में आया, जूल में आया। ठीक है, बट इन ऑप्शंस आंसर मेंशन इन मिलियन इलेक्ट्रॉन। तो सबसे फर्स्ट अगर हम इसको क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है।
तो अब हमको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ई इक्वल टू हमारे पास आएगा 8.19 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो जो एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। ठीक है ना, गेटिंग। और फर्दर हम अगर इसको सॉल्व करते हैं, फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.511 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। कभी कभी ये भी लिखा रहता है आंसर। ठीक है ना। और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 10⁻6। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ई इक्वल टू 0.511 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूँ। क्या लिख सकते हैं, तो जो हम यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 0.51। ठीक है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से बस सिर्फ कैलकुलेशन आनी चाहिए, थोड़ा सा बेसिक कन्वर्जन आना चाहिए आपको कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे कन्वर्ट करना है जूल में। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13। A certain Question number 13. A certain spectral line has wavelength 4000 एंगस्ट्रॉम। तो हमको लैम्डा गिवन है 4000 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा इक्वल टू होता है 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है ना, कन्वर्ट कर लिया हमने। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट्स इट्स फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, सी इक्वल टू न्यू लेमडा होता है ना, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, वी न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, लेमडा इज द वेवलेंथ। अब हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है न्यू। न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लेमडा। न्यू इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। फ्रीक्वेंसी अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो सी अपॉन लेमडा। सी इज वी नो वेरी वेल 3 इंटू 10⁻8 स्पीड ऑफ लाइट इंटू 4000 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये जो पावर है हमारे पास, ये पावर -15 और ये मिस हो गया +15। ठीक है, और ये है 17 और ये -17, इस तरीके से ऑप्शन है इसमें। तो जो हमारे पास इसको जो सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा, लेमडा को अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर यह जो आंसर आएगा, जो हमारे पास ये न्यू आएगी, ये आती है हमारे पास 0.75 इंटू 10⁻15 इंटू 15 हर्ट्ज आ जाएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो 0 पॉइंट इसका मतलब 3 और 4 ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, फर्स्ट और सेकंड में से ही कोई एक ऑप्शन होगा सेकंड। अब सीधे हम देखो, सीधे सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि वहाँ -15 दे रखा है। ठीक है ना, तो तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बट फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, एनर्जी हम फाइंड आउट करेंगे, ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू एच न्यू होता है, और ई इक्वल टू होता है न्यू। न्यू हमको गिवन है ना। और एच क्या होता है हमारे पास, प्लैंक कांस्टेंट होता है। एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। तो वैल्यू पुट करो, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, और 0.75 इंटू 10⁻15 आ जाएगा ये। ठीक है, और ये जो आंसर आएगा जूल में आएगा। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करना पड़ेगा। ठीक है ना, -19, इसको हम कर 19 से, तो ये जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो जो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। कितना आता है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसको करने का एक और शॉर्ट ट्रिक होता है हमारे पास। ई इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एस सी बाई लेमडा होता है। और जब लेमडा क्या होता है, एंगस्ट्रॉम में दिया हो,
तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। तो एट दैट टाइम सेकेंड मेथड है, तो ये एस सी को जब तुम सॉल्व करोगे ये 12,400 आता है। 12,400 अपॉन ये तुमको 4,000 दिया है। ठीक है, यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से भी हम डायरेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आंसर होगा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, सीधे सीधे जो आंसर आएगा, अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दिया है तो जो एच सी की वैल्यू होती है 12,400 होती है, और जो एनर्जी आती है वो कहाँ आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। आप इस मेथड 2 को भी यूज़ कर सकते हैं एज ए डायरेक्ट रिजल्ट, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में होनी चाहिए और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, और एस सी की वैल्यू कितनी होती है, 12,400 के आसपास। ठीक है, यहाँ से और आसानी से हम क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई है, फ्रीक्वेंसी आई है 0.75 इंटू 10⁻15 के आसपास आई है, 15 हर्ट्ज, और जो एनर्जी आ रही है 3.1 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, थोड़े से फॉर्मूले अगर हमको पता है तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, द वर्चुअल वर्क इक्वेशन, द वर्क डन बाय द इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब क्या होता है, इनएक्सटेंसिबल मतलब जिसमें हम ऐसा बोल सकते हैं, जो टेंशन हमारे पास जो होता है, इन एक्सटेंसिबल जिसको हम खींच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम वर्क डन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जो वर्क डन की जो वैल्यू होगी हमारे पास, वर्क डन बाय द एट दैट टाइम जो वर्क डन होगा, ठीक है, वो जनरली क्या होता है आपको पता है, क्या होता है, ये होता है जीरो, जीरो होता है। ठीक है ना, वर्चुअल वर्क इक्वेशन वर्क डन बाय द इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग क्या होता है, जीरो होता है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 15। 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ बैटरी 12 वोल्ट। वी हमको गिवन दिया है, 12 वोल्ट हमको दिया है, और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0.25 ओम। ठीक है, तो वी नो वेरी वेल पावर, वी नो वेरी वेल पावर हमको फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम पावर, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। वी नो वेरी वेल द फॉर्मूला ऑफ पावर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। बट इस क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर। ठीक है, अगर हमारे पास सपोज दैट ये कोई सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर हम इसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं, तो इस सेल में क्या होगा, पावर मैक्सिमम कब होगी, पावर मैक्सिमम कब होगी, जब इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, गेटिंग व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ cell is must be equal to the external resistance of the circuit, then the power in the circuit is maximum। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करना है। तो P इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर आर, इन द प्लेस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज इंटरनल रेजिस्टेंस, देन इन केस पावर इज मैक्सिमम। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V 12 इंटू 12 अपॉन 0.25। ठीक है, तो फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 576 वॉट इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑन सॉल्व, तो विच इज़ प्रेजेंट ऑन ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्लियर। तो देखो एक यही इसमें मैक्सिमम पावर थ्योरम होती है कि जब भी क्या होता है, किसी भी सर्किट सेल से अगर इंटरनल रेजिस्टेंस उस सेल का अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है, तो उसमें जो पावर होती है वो मैक्सिमम होती है। बस इसीलिए मैंने यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को किससे रिप्लेस कर दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस से। क्लियर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 16। 16, if root mean square value of a gas molecule in a closed molecule closed in a vessel doubled। ठीक है, तो हम डबल कर देंगे तो प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वी नो वेरी वेल, देखो हमको वी आर एम एस पता होना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये होता है 3P अपॉन रो, वेयर P इज द प्रेशर, रो इज द डेंसिटी। ठीक है, अब हमको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल सी बात है। अब हमको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, हमको प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए, प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। वी आर एम एस का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3P अपॉन रो आ जाएगा। अगर हम यहाँ से P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा रो इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन 3। ये तो इनिशियल आ गया, इनिशियल कंडीशन है। अब क्या बोल रहा है कि जब हमने क्या कर दिया, जो इसका आर एम एस वैल्यू को डबल कर दिया,
तो पी एफ क्या आएगा, देखो डेंसिटी में कोई चेंज नहीं करा, इसको सिर्फ क्या कर दिया, इसको डबल कर दिया, डबल वी आर एम एस का है, तो पहले कितना था वी आर एम एस, अब कितना है 2 VRMS, इसको हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया स्क्वायर, ठीक, अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो जो पी एफ कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 रो VRMS का स्क्वायर अपॉन 3। क्लियर। अब देखो ये जो टर्म आपको क्लियर, ये जो टर्म इंडी, ये वाला जो टर्म आपको, ये जो टर्म है ये क्या है, पी है, तो यहाँ से पी एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ पी आई आ जाएगा, जो मोमेंटम होगा, जो मोमेंटम होगा, जो सॉरी 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 जो प्रेशर होगा, जो प्रेशर होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल प्रेशर के, अगर तुम आरएमएस स्पीड को क्या करोगे, आरएमएस स्पीड को क्या करोगे, दुगना करोगे, तो ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 17, इन जूल कैल्विन एक्सप्रेशन विच ऑफ द, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, जूल कैल्विन का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं हम बीएससी में, इन जूल कैल्विन एक्सपेंशन विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, एंट्रोपी भी चेंज होती है, वर्क भी चेंज होता है, एंथैल्पी, ठीक है, H इक्वल टू यू प्लस पी वी, एंथैल्पी क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, क्लियर, एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट इन जूल कैल्विन एक्सपेंशन, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, the unit vector, the vector in the direction of, the vector in the direction of, ये हमको कोई वेक्टर दिया है, इसके डायरेक्शन में हमको वेक्टर फाइंड आउट करने को कह रहा है और इसका मैग्नीट्यूड हमको 9 दिया, तो सपोज दैट मैं इसको ए वेक्टर मान कंसिडर कर लेता हूँ, आई कैप माइनस 2J कैप प्लस 2K कैप इज द ए वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया। अब मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, यूनिट वेक्टर, क्या फाइंड आउट कर देता हूँ, यूनिट वेक्टर अलोंग ए, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो कैप वेक्टर अपॉन इट से क्या होता है, मॉडुलस होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है हम कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर जनरली डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो देखो ए वेक्टर, ए कैप, ए कैप, यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगा दो, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो ए वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस 2J कैप और प्लस 2K कैप। अब देखो किसी वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम कर दो, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कितना है -2 और का स्क्वायर, और इसमें क्या है 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, आई कैप माइनस 2J कैप प्लस 2K कैप अपॉन 1 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 और एक 9, ठीक है, 9 आ गया, और 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये यूनिट वेक्टर आ गया इस वेक्टर के डायरेक्शन में, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर मीन्स इट्स मैग्नीट्यूड 1। अब हमसे क्या पूछ रहा है, दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 9, ये यूनिट वेक्टर है, एक मैग्नीट्यूड में ये आ रहा है, तो 9 में कितना होगा फिर बताओ, अगर यूनिट वेक्टर मीन्स 1 इंटू ए कैप है, तो 9 मैग्नीट्यूड होगा तो क्या आएगा बताओ, मल्टीप्लाई कर दो यूनिटरी मेथड से, 9 इंटू ए कैप क्या हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, ठीक है, आई कैप माइनस, आई कैप माइनस 2J प्लस 2K अपॉन 3, ठीक है, और 3 3 जा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा 3 आएगा, वो आई माइनस 2J प्लस 2K, ठीक है, ये 9 आए, क्योंकि मैंने 9 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज यूनिट वेक्टर है यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड एक मैग्नीट्यूड में ये आ रहा है, एक मैग्नीट्यूड में ये आ रहा है और 9 दिया होगा तो 9 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, गेटिंग, तो यही क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन को मैच करते हैं, एक ही ऑप्शन है ऐसा 3i माइनस 2J प्लस 2K, ठीक है, एक ही ऐसा ऑप्शन है 3 वाला, मल्टीप्लाई में आएगा वो, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सेकंड, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड इज ए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 19, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए प्रिज्म, ठीक है, जो वी नो वेरी वेल द
फॉर्मूला ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ फ्रिज में लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग पावर का मीन्स क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विश द इमेज फॉर्म्ड बाय टू ऑब्जेक्ट्स, कितने हम टू क्लोजली स्पेस्ड इमेज को हम कितने सेपरेट देख सकते हैं, उसी को हम उसकी रिजॉल्विंग पावर बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जो प्रिज्म में क्या होता है, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा होता है अपॉन, ये इसी को रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। ये टी इज द थिकनेस ऑफ प्रिज्म, और डी म्यू अपॉन क्या होता है, डी लैम्डा, डी म्यू अपॉन क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको अगर याद होगा तो इस क्वेश्चन का आप सही आंसर करके आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, रिजॉल्विंग पावर है। तो रिजॉल्विंग पावर किस में डिपेंड कर रहा है, देखो थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, थिकनेस बोलते हैं इसको, और लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसका आंसर देते हैं नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज ये। तो देखो थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत करके आए थे। ठीक है, इन साइक्लिक प्रोसेस, सबसे फर्स्ट बात समझो कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। सपोज दैट कोई, सपोज दैट ये है कोई, कोई गैस हो रही है, सॉरी सपोज दैट कोई गैस है। ठीक है, उसका जो इनिशियल यहाँ पर P1 V1 और P1 और T1 है। ठीक है, आफ्टर ये, और ये सेम, ये सेम ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, और आफ्टर कवरिंग, ठीक है, कुछ समय के बाद क्या हुआ, अगर ये सेम अपनी इनिशियल पोजीशन में क्या आ जा रही है, वही वही जो पैरामीटर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है उसको गेन कर ले रही है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं, इन विच सिस्टम रिगेन्स इट्स पोजीशंस, रिगेन्स। ठीक है, जिसमें जो सिस्टम होता है अपनी इनिशियल पोजीशन को क्या कर सकता है, गेन करता है, तो ऐसी पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, मीन्स इनिशियल पोजीशन इक्वल टू इनिशियल। ठीक है, इनिशियल पोजीशन और मतलब दोनों एक ही इसमें आ जाएगी तो साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे हम। तो इंटरनल एनर्जी की बात करें, देखो अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें थोड़ा सा, तो जो हमारे पास जो ये इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी होती है, ये एक स्टेट फंक्शन होती है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फंक्शन, तो एक इंटरनल एनर्जी और वर्क, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क आर द स्टेट फंक्शंस। ठीक है, इंटरनल एनर्जी आर द स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन का मीन्स, ठीक है, स्टेट फंक्शन मीन्स क्या होता है कि ये क्या होते हैं, अपनी इनिशियल पोजीशन को क्या कर सकते हैं, गेन कर लेंगे, आफ्टर ट्रेवलिंग अ, आफ्टर कंप्लीटिंग अ साइकिल इट रिगेन्स इट्स स्टेट। ठीक है, तो हम उसको स्टेट फंक्शन कहेंगे। और देखो हमारे पास क्या होता है, FLOT भी होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी होता है, ये हमको ये बताता है कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो उसको दो पार्ट में यूज़ करता है, अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है और वर्क डन में स्टेट करता है। अब हमारे पास क्या होता है, देखो जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जनरली अगर हम आइसोथर्मल की बात करेंगे तो वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो जो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वैसे भी तुमको पता है कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है, अगर इंटरनल एनर्जी क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी अगर स्टेट फंक्शन होगा तो एट दैट टाइम क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो एट दैट टाइम अगर जीरो होगा तो उस समय अगर हम किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं, हीट देने से क्या होगा, पूरा का पूरा यूज़ कहाँ करेगा, उसको पूरा का पूरा काम उसको अपनी वर्क वर्क डन करने में करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है, जो डेल्टा डेल्टा यू साइक्लिक प्रोसेस में जो डेल्टा यू होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। अब हमको डेल्टा यू नहीं पूछा है इसमें, ये डेल्टा यू को हम बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये थोड़ा सा यही में बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर हमको चेंज नहीं पूछा गया है, इसमें सिर्फ इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, तो अगर डेल्टा यू जीरो होने का क्या मीनिंग है कि जो इंटरनल एनर्जी होगी कैसी होगी, वो कांस्टेंट होगी, तभी तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। ठीक है ना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस की अगर बात हो रही है, अगर सिर्फ तुमसे इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछेगा तो तब आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो
ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ठीक। तो फिर से आज की वीडियो में मैंने फिर से डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 11 to 20, 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, सॉरी, ठीक। तो आप अपना स्कोर मेंशन कर सकते हैं कि आपने आउट ऑफ 10 कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो कभी भी नोटिफिकेशन आउट हो सकता है, और नोटिफिकेशन के बाद अगर हमने तैयारी, उसके बाद क्या तैयारी होती है, ठीक है, हम क्या करें, रेगुलर टच में रहें, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, इस तरीके से PYQ को करते रहें, तो हम काफ़ी काफ़ी जो एग्ज़ाम, उसको हम काफ़ी पास तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।